हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डील करेंगे वो है मोशन। ऑलरेडी मैंने मोशन के कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। चलिए, हमने मोशन के बारे में ऑलरेडी देखा है बहुत कुछ और ये भी देखा है कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है ना। जैसे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने ये तो पढ़ लिया कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, लेकिन आज हम देखेंगे कि उन्हें ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए, ये बात तो हो गई। अब हम देखते हैं ग्राफ के बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ग्राफ है क्या। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। A diagram in which a line or a curve shows the relationship between two quantities। अब मेरी बात सुनिए। सपोज मेरे पास कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, कुछ भी वैल्यूज दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4, कुछ भी लिखा हुआ है ना। वहां पर क्या है, सपोज मान लीजिए यहां पर आदमी का कैटेगरी बना हुआ है, यहां पर उसके वेट का कैटेगरी बना हुआ है। अब मेरी बात समझिए, यहां पर एक आदमी आ रहा है, उसका वेट यहां मेजर हो रहा है, फिर दूसरा आदमी आ रहा है, उसका वेट यहां मेजर हो रहा है। इसी तरह क्या है, मेरे पास कुछ डाटा कलेक्ट हो गए। अब क्या है, अगर मेरे पास थोड़े डेटा हैं तो मैं उसको देखकर इजीली एनालाइज कर सकता हूं कि भैया चेंजेस क्या हो रहे हैं, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कहां पर कांस्टेंट रह रहा है। लेकिन जैसे ही मेरे पास वैल्यूज अधिक हो गए, मतलब डेटा अधिक हो गए, तो उस केस में क्या होगा, मुझे एनालाइज करने में काफी दिक्कत होगी। तो उस केस में क्या है, उस केस में अगर मेरे पास कोई पिक्चर बनकर आ जाए उस गिवन वैल्यूज की, तो मैं उसको देखकर इजीली एनालाइज कर सकता हूं कि कहां पर कितना चेंज आ रहा है या फिर कहां पर वो वैल्यू कांस्टेंट हो रही है। तो वहां पर क्या होगा, हमारे पास आदमी था और उसका वेट था, मतलब यहां पर एक आदमी हो गया, यहां दूसरा वेट हो गया, मतलब यहां पर हमारे पास दो क्वांटिटीज हो गई। अब यहां पर आदमी और उसके वेट का जो रिलेशन मिलाकर हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे या फिर जो डायग्राम प्लॉट करेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। होप सो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, वहां पर हमें जो वहां पर क्वांटिटीज की वैल्यूज मिलेंगी ना, वो हमेशा पेयर में मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर हम सपोज मान लीजिए यहाँ आदमी है, यहाँ वेट है, तो यहाँ पर खाली हमें वेट का ही क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें आदमी का भी वेट के साथ साथ इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि किस तरह का आदमी था, है ना। लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, कोई भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें आदमी का भी यहाँ क्या है, इंफॉर्मेशन मिलता जा रहा है। यहाँ पर वेट का भी इंफॉर्मेशन मिलता जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो हम इन दोनों वैल्यूज को लेकर ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे, वहां से हमें जो है, जो वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो हमें एक पेयर में मिलेगी। चलिए, इतनी बातें तो हो गई। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि भैया ग्राफ तो ड्रॉ करने के लिए हम समझ गए कि ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन होगी, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करेंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास कुछ तो हमारा क्या बोलते हैं स्केलेटन होना चाहिए ना। कुछ तो हमारे पास बेसिक्स होना चाहिए, कुछ तो ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करके रूल हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए, तो उसके लिए क्या है, हम यूज करेंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का। होप सो आपको यहां दिख रहा होगा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, चलिए अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब चलिए, यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है, हम अब इसे समझते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करना है, हमें यहां पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, जिसमें से ये जो क्वाड्रेंट होता है ना, ये वाला क्वाड्रेंट, जिसमें कि ये वाई और ये यहाँ एक्स लिखा हुआ है, इस वाले क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। होप सो आपको दिख रहा होगा, है ना। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वाले क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इस वाले हिस्से, इस वाले क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इस वाले क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। होप सो आपको क्वाड्रेंट का मतलब समझ में आ रहा होगा। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास टोटल एक नंबर लिखा हुआ है ना, ये पूरी एक लिखी हुई है यहाँ पर, इसे 4 से डिवाइड कर देना है, मतलब 4 से डिवाइड कर देना है। मतलब हमारे पास जो कंप्लीट वैल्यू 1 थी, उसका फोर्थ पार्ट ही क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। तो यहां पर क्या है, जब हम ये क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे हैं, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या है, यहां पर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। तो इन 4 क्वाड्रेंट के बारे में अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहां पर एक एक्स एक्सिस है, ये जो नॉर्मल लाइन दिख रही है आपको हॉरिजॉन्टल, और ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये है अपनी वाई एक्सिस। अब यहां ध्यान से, ये पॉइंट जहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काट रही है, ये वाली पॉइंट,
ध्यान से, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हमारा ओरिजिन। होप सो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ओरिजिन क्या है ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही मोशन के लेक्चर में आपको बता दिया है, यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब चलिए, ये हो गई अपनी ओरिजिन। अब यहीं से हम डिसाइड करेंगे कि हमें चलना किधर है। और हमने क्या है, इंटीजर लाइन पढ़ा हुआ है। अगर आपने मैथ्स में इंटीजर लाइन नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में क्लास 9th के मैथ्स चैप्टर को देख सकते हैं, नंबर सिस्टम को। वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर लाइन या फिर इंटीजर लाइन है क्या। चलिए, तो इंटीजर लाइन, नंबर लाइन में क्या होता है, ये जो सेंटर पॉइंट होता है ओरिजिन, जिसके कि हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर इसका जो कोऑर्डिनेट है वो होगा 0 0, है ना। कैसे होगा मैं अभी आपको बता दूंगा। इसका मान लेते हैं ये पॉइंट जो है कुछ O है और इसका जो कोऑर्डिनेट है 0 0 है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इस पॉइंट ओरिजिन से अगर हम राइट की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से, वापस से इस पॉइंट ओरिजिन से अगर हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो ये जो डायरेक्शन है ना अपना, पॉजिटिव है। होप सो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए, अब इसी पॉइंट ओरिजिन से अगर हम इधर लेफ्ट की तरफ चले ना, तो ये डायरेक्शन जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट ओरिजिन से अगर हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये लाइन, ये साइड पॉजिटिव, और इस पॉइंट ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये लाइन का पूरा पॉइंट क्या है, नेगेटिव मिलेगा। अब ध्यान से, ये तो हमने बात कर ली एक्स एक्सिस की। अब यहां पर है वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस के लिए क्या करना है, अब समझिए बात। इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ, मतलब ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर का पार्ट जो है ये पॉजिटिव साइड कहलाएगा। मतलब ये लाइन, मतलब यहां जो ओरिजिन है, ओरिजिन से हम जैसे ही जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, मतलब हम ऊंची हाइट पर जा रहे हैं, तो मतलब हमारा हाइट क्या है, बढ़ रहा है। इस सेंस से भी आप समझ सकते हैं, जब हाइट बढ़ रहा है तो उसे हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। अब दूसरी तरफ देखिए, ये पॉइंट ओरिजिन, इस ओरिजिन से हमें नीचे की तरफ आना है। जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो वो डायरेक्शन हो जाएगा अपना नेगेटिव। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। अब दूसरी बात देखते हैं। यहां पर जो पॉजिटिव साइड है एक्स एक्सिस का, उसे हमने डिनोट कर लिया एक्स से, और यहीं पर एक्स एक्सिस का जो नेगेटिव साइड है उसे हमने डिनोट कर लिया एक्स डैश से, है ना। डैश मतलब क्या है, इसका उल्टा। चलिए, उसी तरह वाई एक्सिस पर हमने पॉजिटिव्स ऑफ वाई को क्या कर लिया, वाई से डिनोट कर लिया। वहीं पर नेगेटिव ऑफ वाई को क्या कर लिया, वाई डैश से रिप्रेजेंट कर लिया। इतनी बातें होप सो आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, अब उसे और समझिए। यहां पर एक्स एक्सिस को देखिए और यहां पर वाई एक्सिस को देखिए। ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन वाई एक्सिस का नेगेटिव, सॉरी, ये भी वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है। मतलब ये लाइन और ये लाइन मिलकर पूरे इस एरिया को कवर कर रहा है। मतलब वाई एक्सिस भी इधर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस भी इधर पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन हो जाएगा कोऑर्डिनेट का, वो हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान से दूसरी क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए, वाई एक्सिस ऊपर जाएंगे तो अपना पॉजिटिव, और इधर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एक्स एक्सिस अपना नेगेटिव। तो मतलब एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो मतलब इस सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए थर्ड क्वाड्रेंट को चल के देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस इधर चलिए नेगेटिव, वाई एक्सिस इधर आइए नेगेटिव। मतलब ये वाला एरिया है ना, इसके अंदर का एरिया सारा ले लेना है। जैसे ये लाइन था तो इसके अंदर का सारा एरिया, मतलब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो भैया हो गया नेगेटिव पॉजिटिव। और क्वाड्रेंट जो होता है ना, ये क्वाड्रेंट क्या है, 4 हिस्से में डिवाइडेड है। और दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉमा वाई से। समझे आप, कोऑर्डिनेट को हम एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स की जो वैल्यू होती है वो पहले लिखी जाती है, वाई की जो वैल्यू होती है वो बाद में लिखी जाती है। इसीलिए आप यहां भी देख लीजिए, एक्स एक्सिस का साइन पॉजिटिव तो यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का साइन पॉजिटिव तो यहाँ वाई एक्सिस। चलिए उसी तरह यहां पर देखिए, एक्स एक्सिस का साइन नेगेटिव था इसलिए एक्स एक्सिस पहले आ गया नेगेटिव, वाई एक्सिस का साइन पॉजिटिव था इसलिए वाई एक्सिस यहां बाद में आया। इसके हिसाब से लिखेंगे, कोऑर्डिनेट को हम एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं। चलिए यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस भी नेगेटिव। मतलब पहले क्या लिखाएगा, पहले लिखाएगा अपना एक्स। तो भैया एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स अपना है नेगेटिव, और वाई क्या है यहाँ पर, वाई भी अपना क्या है नेगेटिव। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन हो गया इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए नेगेटिव नेगेटिव हो गया। अब चलिए, अब यहां पर
वापस से एक्स एक्सिस को देखिए और यहां पर वाई एक्सिस को देखिए। एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है और वाई एक्सिस अपना इधर नेगेटिव है। मतलब हमें यहां पर क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है, एक्स को हम वाई को लेकर। तो यहां पर जो एक्स है अपना वो भैया पॉजिटिव है और यहां पर वाई जो है अपना वो है नेगेटिव। अब यहां पर आप होप सो कंप्लीटली समझ चुके होंगे कि यहां पर जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हर क्वाड्रेंट का अपना अपना साइन है और वो कैसे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड का नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड का नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ का पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए अब आगे देखते हैं हम। यहां पर एक पॉइंट लिखा है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन इन पेयर। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी। कैसे समझा दी, अब एक एग्जांपल्स को लेकर समझते हैं। सपोज यहां पर मेरे पास कुछ वैल्यू दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 2। समझ लीजिए मेरे पास ये एक इक्वेशन लिखा है। अब यहां पर मेरी बात समझने की कोशिश करें। यहां पर y की वैल्यू तब निकलेगी जब हम यहां पर x की वैल्यू को पुट करेंगे। x की जितनी वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से जो यहां पर वैल्यू निकल कर आएगी वो y की वैल्यू हो जाएगी। चलिए आपको लेकर दिखाता हूं। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो मतलब 0 प्लस 2 कितना हो गया, यहां पर निकल कर आ गया 2। मतलब y की वैल्यू x के 0 होने पर 2 हो गई। मतलब x 0 होगा तो y अपना क्या हो जाएगा 2। इसी तरह और भी x की वैल्यूज रखते जाएंगे तो y की वैल्यूज भी निकलती आएगी और यहां पर क्या होगा, हमारा वैल्यूज आता जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, x और y आपस में रिलेटेड हैं। x की वैल्यू के वजह से y की वैल्यू हमें मिल रही है। कहीं ना कहीं y जो है इस x पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जब तक हम x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम y को नहीं पा पाएंगे। मतलब यहां पर y जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पर। और यहां x जो है ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, x यहां फ्री है। x यहां कुछ भी होगा उसके अकॉर्डिंग ही y की वैल्यू आएगी। इट मीन्स यहां पर y जो हो गया, y को हम कहेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी और x यहां पर फ्री है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। x को कुछ भी पुट करो उसके हिसाब से y की वैल्यू आएगी। तो मतलब x हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। होप सो आपको बात इतनी समझ में आ गई होगी। जो वैल्यू किसी पर डिपेंड करे वो हो जाएगा डिपेंडेंट क्वांटिटी। जो वैल्यू फ्री हो जिसकी वजह से दूसरी का वैल्यू आ रहा है मतलब वो हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। चलिए अब आगे चलते हैं इस ग्राफ के लेक्चर में। अब चलिए हमने ये तो देख लिया कि ग्राफ क्या है, ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं और हम कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब यहां पर जिसे हमें देखना है वो है एक्सटी ग्राफ। एक्स यहां रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है यहां टाइम को और ग्राफ तो एज इट इज इधर लिखा ही हुआ है। यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ ये है क्या, पोजीशन मतलब क्या। सपोज मान लीजिए एक आदमी यहां खड़ा है, एक आदमी यहां खड़ा है, ये यहां से चल रहा है। ये क्या है, हर सेकेंड एक नए नए जगह पर अपने आप को देख पा रहा है ना। मतलब ये यहां से चला तो एक बार यहां आ गया, फिर थोड़ी देर के बाद यहां चला, यहां आ गया, फिर यहां चला, यहां। मतलब ये हर एक सेकंड बाद या फिर आप इसे 2 सेकंड बाद बोल ले या कुछ भी बोल ले, टाइम का जितना भी इंटरवल है उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन क्या है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, आदमी अगर मूव कर रहा है उसके हिसाब से वो अपनी जगह भी बदलते जा रहा है। मतलब वो अपनी पोजीशन बदलते जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, वो जैसे जैसे अपनी जगह बदल रहा है वो नई नई जगह ले रहा है। मतलब वही उसकी क्या है, पोजीशन है। यहां पर पोजीशन कहने का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से। अब आगे चलिए मेरी बात सुनिए। यहां पर जो ये एक्सटी ग्राफ है, हम जो यहां पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। आदमी क्या है, ऐसे मूव कर रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। मैं यहां एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, आप समझिए बात, इससे आसानी होगा समझने में। यहां पर मेरा 0 हो गया, यहां पर मेरा 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 3 हो गया। उसी तरह ये बढ़ता जाएगा। उसी तरह लेफ्ट साइड में क्या हो गया, -1, -2, -3 और ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। अब चलिए अब बात समझते हैं। एक आदमी क्या है, वो इस पोजीशन 0 पर खड़ा है, उसे क्या करना है, चलना है, उसे चलना है। अगर मैं इसे ना बोलूं कि किधर चलना है तो इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है। मतलब ये पॉजिटिव की तरफ भी चल सकता है, ये नेगेटिव की तरफ भी चल सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर हर एक कंडीशन को देखेंगे। जब वो पॉजिटिव पर चलता है तो क्या, नेगेटिव पर चलता है तो क्या। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहां पर टाइम t लिखा हुआ है और यहां पर जो गैप है
कुछ मान लिया है मैंने। सबसे पहले यहाँ टाइम जो है मैं यहाँ मान लेता हूँ, टाइम को सेकंड में मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो पोजीशन है या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है उसे मैं मीटर में मान लेता हूँ। मतलब हमारे यहाँ मीटर और ये सेकंड हो गया। मतलब यहाँ जो टाइम है ये अपना दिया हुआ है सेकंड में, 0 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड। अब देखिए सब में क्या है, 2-2 की गैप है। चलिए ये बात तो दिख गया हमें। अब क्या है, सबसे पहले हम x1 डिस्टेंस को देखते हैं। सबसे पहले हम इस केस को डील करेंगे। चलिए, जब टाइम 0 सेकंड था तो बॉडी कहां थी, 4 मीटर पर थी। मतलब जब 0 सेकंड टाइम था तो बॉडी कहां था, बॉडी था 4 मीटर पर। होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए वापस से, जब बॉडी 2 सेकंड पर आया तो वापस से बॉडी कहां है, 4 पर ही है। मतलब ये बॉडी जैसे ही 0 सेकंड पर था, फिर जैसे ही 2 सेकंड पर हुआ, वापस से हमने क्या देखा, बॉडी कहां पर है, वापस से यहां 4 सेकंड पर ही नजर आ गई। चलिए, जब 4 पर आए तो वापस 4 पर, 4 सेकंड पर आए तो फिर हमने देखा भैया बॉडी यहाँ 4 पर ही है। चलिए, फिर 6 पर आए तो वापस से 4, 6 पर आए तो वापस से 4, 8 पर आए, 8 पर आए तो वापस से 4 दिख गया, 8 पर आए तो वापस से 4 दिख गया। अब यहां पर क्या है, हमने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। जो भी सेकंड गिवन था उसके हिसाब से, जो उसने डिस्टेंस चला है उसके हिसाब से हमने क्या कर लिया, यहां पर पॉइंट प्लॉट कर लिया। अब ग्राफ को में क्या करना होता है, जैसे जैसे हमने पॉइंट प्लॉट किया है उसके हिसाब से हमें क्या होता है, पॉइंट्स को जोड़ना होता है लाइन के हेल्प से। तो क्या है, हम जब इस सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे लाइन की हेल्प से तो भैया ये स्ट्रेट लाइन आ गया। ध्यान से, ये क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गया। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है। होप सो आपको दिख रहा होगा, ये लाइन जो है ये इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है। और टाइम एक्सिस क्या है, यहां पर एक्स एक्सिस का काम कर रहा है। तो मतलब इस एक्सिस के ये वाला लाइन पैरेलल है। जब अगर ये लाइन जो हमने प्लॉट किया वो अगर एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस जो गिवन है उसके पैरेलल हो जाएगा तो वहां पर जो बॉडी का हम मानेंगे मूवमेंट, वो बॉडी जो कहलाएगा वो बॉडी अपना रेस्ट पर कहलाएगा। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। आप ध्यान दीजिए, यहां पर टाइम चेंज हुआ जा रहा है लेकिन बॉडी जो है अपने पोजीशन पर ही खड़ा है। इस पोजीशन को ये चेंज कर ही नहीं रहा है। ऐसा भी नहीं हो रहा है कि 4 से बढ़ जा रहा है या 4 से घट जा रहा है, नहीं, टाइम बढ़ता जा रहा है 2-2 सेकंड के गैप से, लेकिन ये बॉडी जो है एज इट इज अपने पोजीशन 4 पर ही खड़ा है। मतलब यहां से ये हिल ही नहीं रहा है किसी भी सेकंड पर। तो यहां पर बॉडी क्या हो गया, रेस्ट पर हो गया। और इसे पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, जो हमारा प्लॉटेड लाइन है वो लाइन अगर इस टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो हमारा बॉडी किस में कहलाएगा, बॉडी रेस्ट में। समझ में आ रही है बात, बॉडी किस में आ जाएगा अपना, अ बॉडी इज इन रेस्ट। चलिए, अब यहां पर हम दूसरा केस x2 लेते हैं, समझते हैं आप। अब क्या करना है, इस पॉइंट को हमें भूल जाना है, अब खाली इसके लिए डील करना है। अब चलिए, यहां पर जब टाइम 0 सेकंड था तो यहां पर डिस्टेंस कितना चला गया, 0, 0 पर 0, 2 पर भी 0, 2 पर भी 0, फिर क्या है 4 पर भी, भैया 4 पर भी क्या है, 0 ही है। कुछ y की वैल्यू कुछ मिल ही नहीं रही है, हर पे 0 ही है। 6 पर देखा, 6 पर वापस से 0 दिख गया हमें। 8 पर देखा, 8 पर वापस से 0 दिख गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब हमने ये पॉइंट्स प्लॉट कर लिए तो अब हमें क्या करना है, इन्हें जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं। वापस से जोड़ दिया। अब ध्यान से, सेकंड बढ़ता गया, पोजीशन इसकी चेंज ही नहीं हुई, वो 0 पर था, हर जगह वो 0 पर ही रह गया। मतलब ये बॉडी वापस से कहीं हिल ही नहीं रहा है, वो अपने पोजीशन पर ही है। अब क्या है, अब इस लाइन को यहां पर, ये क्या है, टी लाइन का एक्सिस है ना, टी सेकंड का एक्सिस है, यहां पर टी का लाइन है। तो ये जो हमने पॉइंट प्लॉट किया है, ये सारे पॉइंट इसी पॉइंट टी पर आ गए। ध्यान से, ये सारे पॉइंट क्या आ गए, टी पर आ गए। मतलब यहां पर अगर लाइन को अगर मैं उठाऊं, यहां समझिए बात, अगर यहां पर ये लाइन मेरा ऐसा है, अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा भी उठाकर मैं देखूं तो वापस से ये लाइन इस टी एक्सिस के पैरेलल ही आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट जो प्लॉट की है, अगर मैं इसे ऊपर खींच दूं या नीचे खींच दूं, वापस से ये लाइन क्या है, टी एक्सिस के पैरेलल ही आ रहा है। मतलब वापस से ये पॉइंट्स क्या हैं, टी एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे ऊपर या नीचे करने पर। नहीं तो आप ऐसा भी समझिए, ये सारे पॉइंट्स क्या है, टी एक्सिस पर लाई कर गए। अगर ऐसा भी कंडीशन दिख गया तो वापस से हम क्या कहेंगे, बॉडी किस में है, रेस्ट में है। होप सो आपको ये बातें सभी क्लियर होंगी। अब चलिए, अब हम
तीसरा केस देखते हैं। अब इन दोनों केस को भूल जाना है, डायरेक्टली ये डिस्टेंस का केस देखना है। जब बॉडी 0 सेकंड पर था तो डिस्टेंस कितना कवर किया, -4। अब यहां पर डिस्टेंस क्या हो गया अपना, -4। 2 था तब भी -4, 4 था तब भी भैया -4, 6 था तब भी भैया -4, 8 था तब भी -4। अब ध्यान से, अब क्या है यहाँ पर, यहाँ हमने जब ये देखा तो ये क्या हो गया, लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया टी एक्सिस के। होप सो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब वापस से इस लाइन को देखिए, ये लाइन वापस से टी एक्सिस जो सेकंड का टाइम का एक्सिस है उसके वापस से ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। मतलब जैसे ही लाइन जो ये टाइम एक्सिस है इसके पैरेलल हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, बॉडी किस पर है, बॉडी अपनी रेस्ट पर है। अब यहां पर जो बात गौर करने वाली है उसे समझिए। यहां पर 4 था, यानी ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में अपना 4 था, यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में 4 है। अब यहां पर आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये बॉडी के डायरेक्शंस को बता रहे हैं, नहीं। बॉडी का जो मूवमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन पर हो रहा है। यहां पर जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बस खाली ये एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हमारा जो मूवमेंट है वो इस नंबर लाइन पर हो रहा है। जैसे वो बोल रहा है सेकंड यहां पर बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर जो हमारा डिस्टेंस है एज इट इज उतना ही कांस्टेंट है। मतलब यहां से टाइम कितना भी बढ़ा लो, यहां पर अगर 4 है तो ये आदमी क्या है, एज इट इज यहीं पर रुका हुआ है। ये आदमी यहां मैंने प्लॉट किया है, लेकिन आदमी क्या है, पहले से ही चलकर यहां पर 4 पर खड़ा है। उसके बाद जितनी भी टाइम बढ़ रही है आदमी एज इट इज ये 4 पर ही खड़ा है। मतलब इनिशियली जब हमने अपना जर्नी शुरू नहीं किया था तो हमने क्या किया, इस आदमी ने को समझ लीजिए आप, इस आदमी ने क्या किया, पहले से ही अपना इनिशियल पॉइंट ये 4 मीटर तय कर लिया। इस 4 मीटर से ही इसको क्या है, जर्नी अपनी स्टार्ट करनी थी। तो 4 मीटर क्या हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट हो गया। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये 4 मीटर से भैया हिल ही नहीं रहा है। उसी को क्या है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी बात को। उसी तरह यहां पर -4 क्या कर रहा है, जैसे आदमी यहां चलकर 4 पर आया उसी तरह आदमी स्टार्टिंग में चलकर यहां पर -4 पर आकर खड़ा हो गया, और इसे इस -4 से क्या करना था, जर्नी को कैरी ऑन करना था। लेकिन यहां पर जैसे जैसे सेकंड बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, आदमी यहां से हिल ही नहीं रहा है इस पोजीशन से। तो उसी चीज को हमने यहां पर प्लॉट कर दिया है। चलिए, होप सो आपको ये बातें क्लियर होंगी। अब दूसरे ग्राफ पर चलते हैं। अब चलिए यहां पर एक दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो ग्राफ है वापस से एक्सटी ग्राफ ही दिया है, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ ही दिया है। लेकिन अब यहां पर समझिए बात, यहां पर जो हमने ग्राफ कुछ पॉइंट्स दिए होंगे उस पॉइंट के हिसाब से जो यहां पर ग्राफ प्लॉट होकर आया है वो कुछ इस तरह से आया है ना, जो आपको यहां दिख रहा है। अब चलिए यहां पर जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप वो समझिए खाली, है ना। यहां पर क्या है, जब हमने इस पॉइंट को देखा इस एक्स एक्सिस से, यहां पर एक्स एक्सिस का काम क्या कर रहा है, टाइम। ये जो टाइम है, हमने जब इस टाइम से इस लाइन पर यहां पर अपनी लाइन को बढ़ाया ऊपर, तो यहां पर कुछ लेंथ आया इस गिवन एक पॉइंट पर। जैसे ही हमने यहां इस एक्स एक्सिस से इस टाइम के एक्सिस से ऊपर लाइन बढ़ाया तो कुछ एक लाइन आया, कुछ एक लेंथ का लाइन यहां पर आ गया। चलिए यहां पर वो लाइन दिख रहा है। अब चलिए वापस से इस पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से लेकर वापस से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, वापस से यहां पर कुछ एक लेंथ आया। अब बात समझने की कोशिश करें आप। स्टार्टिंग में जो आदमी, कोई आदमी होगा ना, वही तो क्या है, कुछ ट्रेवल कर रहा होगा या गाड़ी होगा, उसका कुछ अपना क्या है पॉइंट्स आया होगा, उसके हिसाब से ही ग्राफ प्लॉट हुआ है। तो मतलब यहां पर गाड़ी ले लो, आदमी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग पर क्या था, वो क्या है, यहां पर खड़ा है। स्टार्टिंग था यहां टाइम, इस टाइम पर वो आदमी यहां पर खड़ा है। उसके बाद क्या है, जैसे वो चलना शुरू हो रहा है वो धीरे धीरे झुकता चला जा रहा है। जब वो धीरे धीरे झुकता चला जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, ये जो टाइम एक्सिस है ना इसके नजदीक आता चला जा रहा है। मतलब आदमी अपने डेस्टिनेशन से पहले दूर था, अब क्या है, वो अपने डेस्टिनेशन पर जैसे जैसे आ रहा है, मतलब वो आदमी दूर था, अब वो डेस्टिनेशन के नजदीक आता जा रहा है। मतलब क्या है, वो इस टाइम एक्सिस के नजदीक आता जा रहा है, क्लोज आता जा रहा है। अब ध्यान से, ये जो यहां पर एक्सिस खींची है पोजीशन की और यहां पर जो एक्सिस खींची है टाइम की, अगर हम x और y से समझने की कोशिश करें तो x एक्सिस का ये डायरेक्शन पॉजिटिव होता था, y एक्सिस का भी ये डायरेक्शन पॉजिटिव होता था। यहां पर क्या है, ये जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम कर रहा है, मतलब इसका जो साइन है हमारा कंप्लीटली पॉजिटिव है। ये जो हमारा क्वाड्रेंट है वो कंप्लीट पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। मतलब यहां जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ना, ये पॉजिटिव साइड पे प्लॉट हुआ है। तो इसीलिए आदमी पहले दूर था, अब क्या है, अब नजदीक आ रहा है, मतलब आदमी क्लोज आ रहा है। लेकिन किस साइड पर, पॉजिटिव साइड पर।
है ना, पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव साइड पर ही आ रहा है, दूर से नजदीक आ रहा है। इसीलिए यहां क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कमिंग क्लोजर टू टाइम एक्सिस, यानी क्लोज आ रहा है। कैसे पता चला हमें क्लोज आ रहा है, वापस से एक बार, आदमी यहां पर इस अपने एक्सिस से, टाइम के एक्सिस से स्टार्टिंग में दूर खड़ा था। अब जैसे जैसे ये ग्राफ प्लॉट हुआ तो हमने देखा कि ग्राफ क्या है, टाइम एक्सिस की तरफ झुकता जा रहा है। मतलब ये आदमी जो है या कार, कुछ भी बोल रहे हैं आप, वो अपने डेस्टिनेशन के नजदीक आता जा रहा है, यानी झुकता जा रहा है उसकी तरफ। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, आदमी नजदीक आ रहा है। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए, अभी हमने देखा लाइन ऐसे झुका हुआ था, अब वही लाइन क्या है, हमने उसका मिरर ले लिया। जब मिरर इमेज ले लिया तो वो लाइन क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी यहां पॉजिटिव क्वाड्रेंट में था, अब ये इस क्वाड्रेंट में आ गया और आकर यहां पर पलट गया। अब यहां ध्यान दीजिए, ये लाइन जो है अपना यहां जो प्लॉट हुआ है, इधर पॉजिटिव पर था, अब इधर उल्टा आ गया नेगेटिव साइड पर। अब ध्यान दीजिए, वापस से हम यहां पर क्या है, अब इधर से इधर की तरफ झुक रहे हैं। पहले हम इधर से इधर की तरफ झुक रहे थे, अब हम इधर से इधर की तरफ झुक रहे हैं। मतलब वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर भैया ये कहां है, दूर है, लेकिन जैसे जैसे डेस्टिनेशन यानी टाइम एक्सिस के क्लोज पहुंचता जा रहा है, यानी डिस्टेंस उसका घटता जा रहा है। स्टार्टिंग में दूर था, अब नजदीक आ रहा है। मतलब इस केस में भी ये आदमी नजदीक ही आ रहा है अपने डेस्टिनेशन के, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में दूर था, जब नजदीक पहुंचने लग गया तो ये क्लोज हो गया। तो मतलब इस केस में भी आदमी नजदीक ही आ रहा है, या फिर गाड़ी नजदीक ही आ रही है अपने डेस्टिनेशन के। लेकिन अब ध्यान से, उस केस में था यहां पर गाड़ी पॉजिटिव पर थी, यहां पर गाड़ी अब जस्ट पलट गई। मतलब अब यहां से हम क्या है, हमने देखा था सिंगल लाइन मोशन, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन हमने देखा था, एक स्ट्रेट लाइन 1D मोशन देखा था हमने। तो आदमी क्या है, आदमी इस तरफ मुड़ेगा या फिर इस तरफ मुड़ेगा। अब यहां क्या है, आदमी पहले पॉजिटिव में मूव कर रहा था, मतलब जीरो से इस तरफ मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसका मिरर लिया, अब क्या है, इस तरफ का मिरर लेंगे तो ये चीज इधर की तरफ पलट जाएगी। मतलब ये मोशन पहले इधर था, अब इधर की तरफ होने लग गया। इधर क्या है, नेगेटिव साइड है। तो यानी इससे पहले वाला केस जो हमने पढ़ा वो पॉजिटिव के लिए पढ़ा था, और ये केस हो जाएगा सिर्फ नेगेटिव के लिए। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ये केस वापस से, इसमें बॉडी बोल लो या गाड़ी बोल लो या आदमी बोल लो, कुछ भी बोल लो, दूर था स्टार्टिंग में, अब फिर नजदीक आ रहा है डेस्टिनेशन को, यानी ये भी क्लोज ही आ रहा है। लेकिन ये क्या हो गया, नेगेटिव साइड का, और ये हो गया पॉजिटिव साइड का। होप सो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए, अभी हमने देख लिया अवे और क्लोज, है ना, कैसे कह सकेंगे। अगर कोई चीज अपने इनिशियल पॉइंट पर दूर है और वो नजदीक आते जा रही है, मतलब वो अपने डेस्टिनेशन के क्लोज आते जा रही है। लेकिन अगर कोई चीज अपने डेस्टिनेशन के नजदीक हो और वो दूर जाए, यानी डिस्टेंस अगर उसका बढ़ता चला जाए, तो वो चीज क्या होगा, अवे हो जाएगी, है ना। चलिए, ये बातें तो हो गई। अब यहां पर क्या है, दूसरे ग्राफ को देखते हैं। यहां पर एक्सटी ग्राफ ही है, लेकिन अब यहां जो मैं केस समझाने जा रहा हूं, आप उस चीज को समझिए। यहां पर कुछ पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट्स की हेल्प से क्या है, इस ग्राफ को ड्रॉ किया गया है। जैसे ही यहां पर ये ग्राफ दिखा हमें, यहां पर हमें कुछ समझ में आया। अगर आपने यहां पर लाइन को पढ़ा होगा तो लाइन में हमने क्या देखा है, एक इक्वेशन x इक्वल टू वाई। x इक्वल टू वाई वाला लाइन क्या है, ये लाइन हमेशा क्या है, ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन से पास होगा इन द सेंस, ये लाइन हमेशा क्या है, ओरिजिन से पास होकर एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर x की वैल्यू जितनी होगी, y की वैल्यू भैया उतनी ही आती जाएगी। अगर मैं x 0 पुट करूं तो y भी 0 हो जाएगा एक कोऑर्डिनेट। अगर मैं x 1 पुट करूं तो y भी 1 हो जाएगा। x मैं 2 पुट करूं तो y भी 2 पुट हो जाएगा। मतलब यहां पर समझिए बात, जितना x बढ़ रहा है उतना ही y होता जा रहा है, x घटाएंगे उतना ही y भी घटता जाएगा। मतलब ये रिलेशन कैसा नजर आ रहा है, किसी के बढ़ने से दूसरा सामने वाला क्वांटिटी भी बढ़ जा रहा है, उसी पहले क्वांटिटी के घटने से सामने वाला क्वांटिटी घट जा रहा है। मतलब ये तब होता था जब दो क्वांटिटी क्या है, आपस में क्या होती थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी। यानी ये केस जो हो गया ना अपना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस हो गया। और ये सेंस अब समझने की बात है। जैसे ही हमने यहां पर ये लाइन ड्रॉ किया, यहां से जो सबसे पहला चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए, वो टर्म मैं अब ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आप उसे समझिए। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वापस में बता रहा हूं। ये टर्म है अपना स्लोप।
है ना। यहाँ पर क्या टर्म आ गया अपना स्लोप। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने देख लिया ये लाइन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस का लाइन है, इट मीन्स यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं टेन थीटा से, यानी टेंजेंट ऑफ थीटा से। ये आपके सिलेबस में है नहीं, ये है क्लास 10th के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले भी लेक्चर्स में दिया हुआ है, वापस से आपको मैं यहां भी समझा देता हूं। ये जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा को हम कैलकुलेट करते हैं, टेन थीटा को हम कैलकुलेट करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। और यहां पर जो हम ट्रिग्नोमेट्री को जब भी डील करेंगे ना, हमेशा डील करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब ध्यान से समझिए, यहां पर अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, यहां पर हमारे पास एंगल कुछ थीटा गिवन है। इस थीटा एंगल के सामने वाला साइड जो कि अपोजिट साइड कहलाएगा, थीटा के सामने वाला साइड हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो स्लैंट साइड होगा ना, और यही साइड सबसे लंबा साइड होता है, इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। और वहीं पर जो एक साइड बच गया जमीन से लगा हुआ, ये साइड कहलाता है अपना बेस। होप सो आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा जब मैंने आपको ये सभी चीजें बताई थी। अब ध्यान से समझिए, यहां पर ये सभी चीजें तो हमने देख लिया। टेंजेंट ऑफ थीटा ही स्लोप होता है, ये भी देख लिया। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये भी देख लिया। लेकिन आखिर मैं यहां पर ये इंट्रोड्यूस क्यों कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है जानने का। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर अगर यहां पर सपोज मान लीजिए कि कुछ टाइम यहां पर 0 था, एक यहां पर टाइम कुछ t1 है, यहां पर टाइम कुछ t2 है, यहां पर टाइम कुछ t3 है। अब ध्यान से, यहां पर ये जो लाइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस का लाइन है। मतलब वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है एक क्वांटिटी की, दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू उसके साथ साथ बढ़ रही है। मतलब यहां पर टाइम इंटरवल 0 से t1, t1 से t2, t2 से t3, यहां पर हमने क्या पढ़ा था, इक्वल टाइम इंटरवल। यहां क्या यूनिफॉर्म मोशन ले लो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कुछ भी ले लो, सब में क्या था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था। लेकिन वहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल था यूनिफॉर्म के केस में इक्वल होता था, नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता था, डिफरेंट होता था। तो अब चलिए, यहां पर 0 से t1 एक टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल जो है t1 और t2 के टाइम इंटरवल के बराबर है। उसी तरह टाइम इंटरवल t2 और t3 का जो है वो t1 और t2 और 0 से t1 के बराबर है। मतलब सारे का जो टाइम का गैप है ना वो बराबर का है। सपोज अगर मान लें यहाँ पर 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसा मतलब सबके बीच का गैप जो है 1-1 सेकेंड का हो जाएगा। अब चलिए, जैसे ही यहाँ 0 सेकेंड था तो भैया डिस्टेंस भी अपना 0 मीटर हो गया। जैसे ही यहाँ पर 1 सेकेंड टाइम हुआ, टाइम भी अपना 1 सेकेंड पर कितना हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल हो गया अपना कितना, 1 मीटर। उसी तरह यहाँ पर 2 सेकेंड पर हो जाएगा तो यहाँ पर 2 मीटर। तो यानी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे यहाँ पर टाइम की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस का लाइन है या डिस्प्लेसमेंट कहिए, पोजिशन कुछ भी कहिए, उसका लाइन क्या है यहाँ पर, वो भी वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर मुझे कोई बोलेगा यहाँ पर कि इस टाइम t1 लाइन पर यहाँ पर लाइन एक्सटेंड कर दो और यहाँ पर मुझे बताओ स्लोप। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने ये लाइन को ऊपर बढ़ाया, ध्यान से देखिए यहाँ पर इसने एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर लिया है ना। ध्यान से समझने की कोशिश करें, हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ऊपर खींचा। क्या किया, टाइम ये जो t1 है इससे हमने क्या किया, पॉइंट को ऊपर बढ़ाया। जैसे हमने ये लाइन को ऊपर बढ़ाया, ये लाइन जो है, ये जो हमारा प्लॉटेड लाइन है, इसको कहीं ना कहीं जाके कट कर जाएगा। तो क्या है, ये लाइन हमने परपेंडिकुलरली इंक्रीज किया, मतलब यहां पर ये कट जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलकर ये और ये पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल बना लिए। हमने इसको परपेंडिकुलरली ऊपर बढ़ाया, मतलब यहां पर जो एंगल बन गया वो 90 डिग्री बन गया। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को अगर मैं कुछ नाम Q दे दूं, कुछ नाम क्या दे देता हूं मैं यहां पर, Q। ध्यान से, तो Q, O और ये T1 मिलाकर क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैं मान लेता हूं ये लाइन जो है कुछ एंगल थीटा पर टिल्ट किया हुआ है। ये जो एंगल है ना, ये एंगल, इस एंगल को मैं मान लेता हूं कुछ थीटा है, ठीक है, ये कुछ थीटा एंगल पर टिल्ट किया हुआ है। तो यहां पर थीटा एंगल के सामने वाला साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये स्लैंट साइड हो गया अपना हाइपोटेनियस, और ये लाइन जो जमीन से लगा है वो क्या हो गया, बेस। तो यहां से अगर मुझसे कोई पूछे tan थीटा की वैल्यू, यानी हमारा यहां से क्या निकल जाएगा, स्लोप। स्लोप कैसे निकल जाएगा, QT1 डिवाइडेड बाय OT1, मतलब ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ निकल जाएगा हमारा tan थीटा। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, वापस से हम क्या करेंगे, इस T2 के लाइन को ऊपर बढ़ाएंगे। ऊपर बढ़ाया हमने। अब क्या है, वापस से
ये जो यहाँ पर गैप है ना T1 और T2 के बीच का, ये लाइन यहाँ पर गैप है। हम क्या करते हैं, इस लाइन को ऊपर उठाकर शिफ्ट करते हैं। जैसे ही इस लाइन को थोड़ा ऊपर उठाकर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट का अगर हम जब लाइन खींच दें तो अब देखिए इस लाइन को ऊपर उठाकर शिफ्ट करेंगे तो ये लेंथ के बराबर आ जाएगी। यानी ये गैप T1 और T2 के बीच का गैप ये यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के लेंथ के बराबर हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये जो गैप है क्या है, ये लाइन जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ही है, और ये लाइन भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का ही है। मतलब ये लाइन का लेंथ जितना होगा उतना ही इसका ही लेंथ होगा। होप सो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब ध्यान से, यहां पर हमने देखा था 0 से T1 के बीच का जो टाइम इंटरवल का गैप था उतना ही T1 से T2 के बीच के टाइम इंटरवल का गैप था। मतलब ये गैप और ये गैप सेम, मतलब ये लेंथ सेम, मतलब ये लेंथ के बराबर और ये लेंथ फिर इस लेंथ के बराबर। अब चलिए यहां तो ये बात हो गई। अब यहां पर वापस से इस ग्राफ पर आइए। ये जो हमारा इक्वेशन लिखा था, जितना हम यहां पर टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, यानी एक्स एक्सिस का वैल्यू यहां पर जितना पुट करेंगे उतना ही हमारा वाई एक्सिस का वैल्यू आ रहा था। मतलब हमारा यहां पर पोजीशन का वैल्यू आ रहा था। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज वैसे वैसे ही पोजीशन भी इंक्रीज। मतलब यहां पर 0 से 1 बढ़ा, 1 से 2 बढ़ा, मतलब यहां पर डिस्टेंस भी 0 पर 0 था, 1 पर 1 ही रहेगा, 2 पर 2 ही रहेगा। मतलब यहां पर जो पॉइंट का इसका और इसका गैप है ना, आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट से जोड़ दें और इस पॉइंट को ध्यान से, इस पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट से जोड़ दें तो अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का गैप ये पॉइंट और ये पॉइंट दिखा दे रहा है ना, क्योंकि हमने इसको खींच कर क्या यहां ले आया। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो गैप है उतना ही गैप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का है। देखने में आपको मैंने क्या है अपने रफली हैंड से ड्रॉ किया है तो आपको लग रहा होगा बड़ा छोटा है। बिल्कुल नहीं, बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है। ये जो इस पॉइंट का यहां से यहां तक का लाइन और इस पॉइंट से यहां तक के यहां तक का लाइन, मतलब ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या है, इन दोनों के बीच का गैप हर जगह क्या होगा, बराबर ही रहेगा। पैरेलल लाइन के बीच का जो गैप होता है ना वो हर जगह क्या होता है, बराबर ही होता है। तो क्या होगा, यहां पर जो लाइन यहां खींच कर आया, ये पॉइंट का गैप, ये यहां पर हमने इस पॉइंट को लाके यहां शिफ्ट किया, तो मतलब ये गैप जितना आया उतना ही इस लाइन इस पॉइंट को यहां पर हमने ड्रॉ करके यहां गैप शिफ्ट किया, तो ये गैप भी भैया अपना उतना ही आ गया। और ये लेंथ बराबर था और ये लेंथ इसके बराबर हो गया। तो मतलब A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, मीन्स सी इक्वल टू ए। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा। यानी ये गैप बराबर, ये गैप और ये गैप भी बराबर, मतलब ये वैल्यू जितना होगा tan थीटा का उतना ही अब ये एंगल देखिए सेम एंगल पर टिल्ट किया है। मतलब ये एंगल को हम शिफ्ट करके यहां ले आते हैं। मतलब देखिए ये लाइन जो टिल्ट किया हुआ है ना वो तो एक ही एंगल पर टिल्ट किया हुआ है ना। अगर यहां एंगल थीटा है तो ये लाइन सेम टू सेम इसी एंगल पर टेढ़ी है। मतलब ये एंगल जितना है, आप कितना भी लाइन ड्रॉ करके एंगल यहां पर लगा लीजिए, हमेशा यहां पर थीटा 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 ही आएगा, क्योंकि ये लाइन जो टिल्ट है स्टार्टिंग में ही एक एंगल पर टिल्ट है। और वही एंगल आप कहीं पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के एंगल चेक कर लीजिए, इसी एंगल के बराबर आएगा। मतलब सारे एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इस ट्रायंगल का जो स्लोप का वैल्यू होगा वो इस ट्रायंगल के स्लोप के वैल्यू के बराबर हो गया। जैसे ही स्लोप के बराबर हो गया वैल्यू, तो अब ध्यान दीजिए स्लोप हमारा क्या था, स्लोप हमारा था परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां पर ये जो लेंथ है ये है इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, अगर इसका इनिशियल लेंथ यहां पर मैं मान लूं कुछ x1 है और कुछ x2 है, तो इस पॉइंट पर इसका वैल्यू यहां पर x1 है और इस पॉइंट पर इसका वैल्यू यहां पर x2 है। अब ध्यान से, इस पॉइंट पर इसका वैल्यू t2 है, इस पॉइंट पर इसका वैल्यू t1 है। मतलब यहां पर ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर बाय बेस था, तो परपेंडिकुलर का यहां पर लेंथ निकालना होगा तो x2 में से x1 को हमें घटाना होगा, तभी तो इसके बीच का लेंथ आएगा। तो यहां पर जो हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा x2 माइनस x1 के बराबर हो जाएगा। और वहीं पर हमारा बेस का जो वैल्यू है ना t1 और t2 के बीच का गैप t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे t2 में से t1 घटाकर, तो यहां क्या हो गया, ये हमारा निकल गया किसका वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू। अब ध्यान दीजिए इसी tan थीटा का वैल्यू हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे। जैसे ही हमने इस ट्रायंगल से वैल्यू निकाला, वापस से ये गैप ये हमारा परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल के लिए, तो इस ट्रायंगल पर इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, x1। तो हम लिख लेंगे भैया x1 माइनस यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हमने यहां लिख लिया x1 माइनस 0। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, इसी पॉइंट पर इसकी टाइम कितनी है, t1, तो हमने लिख लिया t1 माइनस यहाँ पर वैल्यू कितनी है टाइम की, 0। मतलब यहाँ पर ये वैल्यू भी tan थीटा के बराबर है, ये वैल्यू भी tan थीटा के बराबर है। मतलब ये स्लोप और ये स्लोप बराबर हो गए। जैसे ही हमारा स्लोप बराबर हो गया तो अब यहाँ पर एक चीज गौर से सोचिए, यहां पर था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी, यहां था टाइम। अच्छा भैया आप जरा ये बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा दिखाता है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपना दिखाता है वेलोसिटी। अगर ये ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर ये यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ तो ये स्लोप हमें जो फिजिकल क्वांटिटी देगा वो कहलाएगा अपना स्पीड। अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ, पोजीशन की जगह डिस्टेंस हुआ, तो यहां पर हमें दे देगा इसका स्लोप स्पीड। अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ तो ये ग्राफ हमें दे देगा वेलोसिटी एज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहां पर हम इसे कहेंगे एक यूनिफॉर्म मोशन, यानी यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जिसमें जितना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है उस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है हमारा वो भी सेम हो रहा है, और उसी इक्वल डिस्टेंस कवर होने की वजह से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो हमारा स्लोप है हर जगह सेम है। तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अगर हमसे कोई पूछेगा स्लोप की वैल्यू क्या हर जगह सेम होती है, तो हम कहेंगे हाँ, स्लोप की वैल्यू हर जगह सेम होती है। अगर मुझसे अगर कुछ ये पूछ दे कि यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर पोजीशन की जगह डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या आता है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है वो अपना आता है स्पीड। अगर मुझसे यहां पर कोई ये बोल दे कि पोजीशन की जगह डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो आता है वो क्या आता है, वो आता है वेलोसिटी। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस ग्राफ को देखिए वापस से, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस लूं इसे वाई एक्सिस लूं तो ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। जैसे ही मैंने इसका मिरर इमेज लिया तो ये ग्राफ क्या होगा, पलट जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब आप ध्यान दीजिए यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता रहूं तो स्टार्टिंग में लाइन क्या है, नजदीक थे, लेकिन जैसे जैसे हम लाइन खींचते जा रहे हैं ये लाइन क्या है, दूर होता जा रहा है। तो ये ग्राफ जो हमारा पॉजिटिव एक्सिस पर ग्राफ बना हुआ है यहां पर, ये ग्राफ जो है अवे के लिए बना हुआ है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में नजदीक था, अब धीरे धीरे दूर जाता जा रहा है। अब इस ग्राफ को देखिए, ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ है ना, तो नेगेटिव की तरफ ग्राफ है। तो जैसे ही हम यहां पर लाइन खींचना शुरू करेंगे एज इट इज सेम टू सेम इसका भी जो यहाँ कॉन्सेप्ट हमने किया एज इट इज यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। बस यहाँ अंतर क्या है, अंतर ये है ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बना हुआ है, पॉजिटिव एक्सिस पर बना हुआ है, और ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ बना हुआ है, यानी इसका जस्ट मिरर बना हुआ है। बाकी अगर मुझसे कोई पूछेगा कि यहाँ पर मोशन क्या है, क्या ये जो यहाँ ग्राफ हमने प्लॉट किया है यही बॉडी का मोशन दिखा रहा है, तो नहीं। वापस से एक बात मैं वापस से फिर कह रहा हूं, ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है ये बॉडी का मोशन नहीं दिखा रहा है, ये बस एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बॉडी किस तरह से अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर मुझसे कोई बोलेगा कि बॉडी कैसे मूव कर रहा है ये तो बताओ, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, हम जो ये पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए पढ़ रहे हैं, 1D मोशन के लिए पढ़ रहे हैं। होप सो अब तक मैंने आपको जितना समझाया आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।